जो जनरल इलेक्शंस का जो रिजल्ट होगा वो काफी इम्पैक्ट करेगा महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए। नरेंद्र मोदी का जो फेस है इट अपील्स अक्रॉस इंडिया में, वो भी इट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड इज शरद पवार, Right. who has been and continues to be a major face in Maharashtra politics. Right. He has capability, वो इलेक्शंस टर्न कर सकते हैं। तो फाइट जो होगा वो हाउ फार द अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अब कितना भी कर लो, मनी पावर इज गोइंग टू बी देयर इन पॉलिटिक्स। आपके हिसाब से महाराष्ट्र को किस तरीके के नेतृत्व की जरूरत है? नमस्ते अक्षय। अक्षय, अभी जो आने वाली हमारे महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस है 2024 के, आपको क्या लगता है ये बाइपोलर होगा या मल्टीपोलर होगा? और इसमें से कौन से फैक्टर्स होंगे जो शायद उसकी ट्रेजेक्टरी या तो उसकी दिशा डिसाइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो महाराष्ट्र इलेक्शंस है। अभी महाराष्ट्र इलेक्शंस जो होंगे वो अराउंड अक्टूबर नवंबर होंगे। उसके पहले जनरल इलेक्शंस होंगे और आई थिंक जो जनरल इलेक्शंस का जो रिजल्ट होगा वो काफी इम्पैक्ट करेगा महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए। अक्रॉस इंडिया हम अब देख रहे हैं कि जो नेशनल इलेक्शंस हैं और जो स्टेट इलेक्शंस हैं, they impact each other, at least, or if not each other, national elections definitely impact the state elections. And more importantly कि जो national level पे जो फेस है वो काफी स्टेट लेवल पे भी इम्पैक्ट करता है। जैसे मध्य प्रदेश के भी इलेक्शंस हुए, राजस्थान के इलेक्शंस हुए और वहां पे भी हमने देखा कि जो नेशनल लेवल पे जो सीन है वो स्टेट लेवल पे भी काफी इम्पैक्ट करता है। और उसमें टू लॉट ऑफ एक्सटेंट बीजेपी को काफी एज है, बिकॉज नरेंद्र मोदी का जो फेस है इट अपील्स अक्रॉस इंडिया में, वो भी इट्स द बिगेस्ट एडवांटेज। इम्पैक्टफुल पर्सन ही इज। राइट। और वो स्टेट इलेक्शंस में भी काफी मतलब वो स्टेट इलेक्शंस में काफी एग्रेसिवली कैंपेन भी करते हैं और वो काफी एग्रेसिवली प्रेजेंट होते हैं। सो आई थिंक फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो महाराष्ट्र में भी इम्पैक्ट करेगी कि हाउ 24 जनरल इलेक्शंस गो आउट और वो लीडरशिप फेस कैसे महाराष्ट्र में भी इम्पैक्ट करेगा। उसी में अगर हम देखेंगे कि जो इंडिया अपोजिशन है, जो एन अलायंस अपोजिशन का हो गया है, वहां पे कोई नेशनल फेस ऐसा नहीं है। मतलब उनके अंदर ही काफी इस बारे में झगड़ा है कि कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा। और इसका इम्पैक्ट भी महाराष्ट्र के लेवल पे होगा, क्योंकि जनरल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आजकल हो रहे हैं, जहाँ पे एक फेस होना चाहिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होना चाहिए, और उसके बेसिस पे लोग उसको देख के वोट करेंगे। तो वो एक इम्पैक्ट डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि 2024 इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में होगा, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आई थिंक विल बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। सिमिलरली स्टेट लेवल के भी फेस कौन है ये भी एक इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अभी लीड कौन करेगा? बीजेपी ने भी अब 3 बड़े लीडर्स अब बीजेपी एंड अलायंस में है। देवेंद्र फडणवीस है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जी भी हैं। तो ऑल ऑफ द 3 आर बिग फेसेस जिनके पास लीडरशिप है। विज़ावी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उद्धव ठाकरे हैं जो अभी शिवसेना को लीड कर रहे हैं, एंड शरद पवार जी हैं जो एनसीपी के हैं। दिस 2 फेसेस एंड हाउ वो कैसे लीडरशिप प्रोजेक्ट करेंगे अपना, वो आई थिंक विल बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। थर्ड थिंग इज महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। जैसे आपने पूछा कि मल्टीपोलर होने वाला है क्या, तो आई थिंक इट ऑलरेडी इज मल्टीपोलर। अब जो पहले 2 पोल्स होते थे, एनसीपी कांग्रेस और विज़ावी बीजेपी शिवसेना, ये 2 पोल थे, अब वो 2 पोल्स पूरे डिसॉल्व हो चुके हैं। नाउ देयर इज अ क्रॉस पार्टी लॉयल्टीज। अब अनप्रेडिक्टेबल हो गया, यू डोंट नो हु इज विथ हुम। आज सुबह मिलिंद देवरा का न्यूज है, हु इज नाउ शिफ्टेड टू एकनाथ शिंदे कैंप। तो आई थिंक मल्टीपोलर डेफिनेटली होगा, लेकिन इट्स अनप्रेडिक्टेबल। अब इलेक्शन तक भी हमको यही सब दिखेगा, कौन ये छोड़ के उस पार्टी में जा रहा है, हाउ इफेक्टिवली किसी और जिसे पोचिंग कहते हैं वैसे होने वाला है। आई थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। थर्डली आई थिंक मराठा रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। आई थिंक इट विल प्ले आउट वेरी सिग्निफिकेंटली टू सम एक्सटेंट। ये जो गवर्नमेंट है, अगर आप देखोगे कुछ एग्रेसिवली वो डेवलपमेंट एजेंडा सामने आए इसके लिए प्रयास कर रहा है। पुणे मेट्रो हो गया, जो इलेक्शंस के पहले डेफिनेटली और आगे जाएगा। अभी सीलिंग इनॉग्रेट हुआ है,
सिमिलर ऐसे काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स है, एयरपोर्ट्स हो गए या एजुकेशन इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ, तो आई थिंक ये गवर्नमेंट एटलीस्ट विल ट्राई टू प्रोजेक्ट इट्स डेवलपमेंट फेज, राइट। तो वो इम्पैक्ट भी करेगा, लेकिन आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी प्राइमरीली अ सोशल ड्रिवन इलेक्शन स्टेट लेवल पे, और नेशनल इम्पैक्ट 2024 का क्या होगा वो भी देखने लायक होगा। एंड इनफैक्ट अक्षय देखने जाए तो मतलब आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं अभी, जैसे कि राम मंदिर, Right. उसका भी इनॉग्रेशन होने वाला है, वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको क्या लगता है अगर राम मंदिर के जो टॉपिक है जिसका जो इनॉग्रेशन होने वाला है, Right. क्या ये भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के इलेक्शंस को इम्पैक्ट करेगा? देखिए, इनॉग्रेशन या फिर कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी जो है वो अभी जनवरी में होगी, इलेक्शंस अराउंड अक्टूबर होंगे। जनरल इलेक्शन में तो डेफिनेटली मैटर करेगा, क्योंकि आई थिंक इसको बहुत इफेक्टिवली टाइम भी किया है बीजेपी ने, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, और वो एक इट वाज अ नेशनल मूवमेंट। आप देखोगे राम जन्मभूमि, उसका पॉलिटिक्स को बाजू भी रखेंगे तो, लेकिन इट वाज अ नेशनल मूवमेंट, और अक्रॉस द सोशल स्पेक्ट्रम लोगों ने उसको सपोर्ट किया था एज अ मूवमेंट। ऑब्वियसली उसको लीडरशिप बीजेपी एंड वीएचपी और आरएसएस के थ्रू आई थी, लेकिन इट वाज अ नेशनली पीपल्स ड्रिवन मूवमेंट टू लॉट एक्सटेंट। सो 2024 में तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। महाराष्ट्र इलेक्शंस में भी एटलीस्ट द गवर्नमेंट विल यूज इट एज अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि हिंदुत्व के बेसिस पे बीजेपी भी डेफिनेटली इलेक्शंस फाइट करेंगे, और एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के बेसिस पे ही, क्योंकि अगर आप उनको देखोगे तो उन्होंने कंटिन्यूसली यही कहा है कि शिवसेना अपना कोर हिंदुत्व एजेंडा भूल रही थी, और टू सेफगार्ड हिंदुत्व वो बीजेपी के साथ आए हैं। तो वो एक रिटोरिक डेफिनेटली रहेगा, एंड आई थिंक इट विल अपील ऑल्सो, क्योंकि बहुत सालों से लोगों ने देखा, मतलब दे वर होपिंग कि राम मंदिर होगा, अब जो फाइनली हो रहा है तो पीपल विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, और वो इलेक्शंस में भी इम्पैक्ट करेगा एज लॉन्ग एज। हाँ, ये आप कह सकते हो कि जनवरी के बाद वो अक्टूबर तक कितना लाइव रहेगा, लेकिन आई थिंक द पॉलिटिकल क्लास कोई ना कोई स्ट्रेटेजी यूज करेगी टू मेक इट रेलेवेंट एंड यूज इट फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट। ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही अक्षय। ये एक कहावत है ना कि लाइक जो सामने है बस वही सच है, राइट, और वो अभी लाइक हर एक पॉलिटिकल पार्टी किस हिसाब से अपनी चीज के लिए यूज करेगी, सो दैट इज समथिंग विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। राइट, डेफिनेटली। तो अक्षय चलिए अभी एक एक जो पार्टी है, स्पेशली जो प्रमुख पार्टीज जो है, उनके बारे में हम इंडिविजुअली थोड़े बहुत बात कर लेंगे, जैसे कि उनकी ताकत के बारे में, उनकी कमजोरियों के बारे में, कोई की सेलिंग पॉइंट्स, या तो उनकी जो चुनावी जो रणनीतियां है उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बीजेपी से। सो अगर हम महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में हिस्टोरिकली बीजेपी was always a second fiddle to शिवसेना, मतलब शिवसेना से पहले हिस्टोरिकली नीचे थे, क्योंकि शिवसेना was more popular in महाराष्ट्र, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने देखा कि बीजेपी हैज एक्सपांडेड इट्स सोशल बेस। मतलब एक टाइम था जब बीजेपी को ब्राह्मण बनिया पार्टी बोला जाता था, कि इट वाज अ हाई क्लास हाई कास्ट ड्रिवन पार्टी, और इनका बाकियों में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। एक टाइम था, मतलब जो जनसंघ के टाइम से बोलते थे, लेकिन क्योंकि बीजेपी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन है जो लोकल लेवल तक जाता है, दैट स्ट्रॉन्ग सोशल बेस वो संगठन की वजह से बन रहा है। अभी वो ब्राह्मण बनिया जो डीओ बोलते थे वैसा बीजेपी नहीं है, वो अक्रॉस द सोशल स्ट्रेटा और अक्रॉस द स्पेस उन्होंने अपने आप को एक्सपांड किया है, और टू सम एक्सटेंट शिवसेना का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हुआ और उसके जगह बीजेपी का इन्फ्लुएंस बढ़ा। मतलब जो पहले जो शिवसेना मतलब ऑब्वियसली मुंबई और वेस्टर्न महाराष्ट्र में थी, लेकिन अदरवाइज जहां पे भी मराठवाड़ा यहाँ पे जहाँ पे भी शिवसेना होती थी वहां पे धीरे धीरे बीजेपी ने, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा तो है ही, और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने अपना संगठन को काफी स्ट्रांगली सस्टेन किया। So I think that space is now taken by BJP. So Shiv Sena's decline to certain extent was I'm not saying कि उसका decline BJP की वजह से हुआ, लेकिन it's a simultaneous process. BJP क्योंकि voters दोनों का more or less same था. How you appeal, that's one of the issues. So I think BJP का सबसे बड़ा strength ये है कि they have a very strong organizational support. Right. मतलब आज elections अगर आपको जीतना है तो you require people on ground who can do that groundwork, and BJP has a strong
शिवसेना का अगर आप देखोगे 90s में तो वैसा एक स्ट्रक्चर था, मतलब Right. शिवसेना की शाखा वाज लाइक द ग्राउंड रूट शाखा, और True. वहां से सब लोगों का एवरीथिंग वुड बी It टेकन was केयर powerful. या तो वो जो नेटवर्क था वो कहीं तो शिवसेना का वीक हुआ है, और बीजेपी का वो नेटवर्क बढ़ रहा है. Right. So that is definitely BJP's strength. BJP also has a face. देवेंद्र फडणवीस ने पिछले कुछ सालों में अपने आप को वो फेस प्रोजेक्ट करने का ट्राई किया है. He also comes from grassroots politics, मतलब कॉर्पोरेटर से लेके चीफ मिनिस्टर तक उन्होंने हर एक पोस्ट देखी है. So that also gets its own advantage. शिवसेना प्राइमरीली उनका स्ट्रेंथ इज देयर, जो हम लोग कहते हैं ना, जो कट्टर शिव सैनिक है, जो कुछ भी हो जाए वो दे विल नॉट मूव. Right. तो वो आज भी उनका बेस है. बट बिकॉज ये जो फैक्शन हुआ, एकनाथ शिंदे जो अभी बीजेपी के साथ गए, दैट इज गोइंग टू बी देयर मेजर वीकनेस. क्योंकि ऑल सेड एंड डन वो आज भी अपने आप को एकनाथ शिंदे शिवसेना ही बुलाते हैं. Correct. वो आज भी अपने आप को हिंदुत्व डेडिकेटेड पार्टी बोलते हैं, और टू सम एक्सटेंट वो इमेज उद्धव ठाकरे कैरी कर पा रहे हैं कि नहीं, ये एक डाउट लोगों में है. इट्स नॉट टू से कि उद्धव ठाकरे का जो पॉपुलैरिटी थी पहले, डेफिनेटली शायद कुछ कम हुई होगी, लेकिन इट डज नॉट कंप्लीटली वेन ऑफ. Right. तो हम लोग बट ये जो फैक्शनलिज्म हुआ है उसका डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द वीकनेस फॉर उद्धव ठाकरे फैक्शन एंड एडवांटेज फॉर एकनाथ शिंदे, बिकॉज ही इज ऑलरेडी, वो बीजेपी के साथ है विच इज ऑलरेडी ऑन एसेंट. जो पार्टी बढ़ रही है उनके साथ एकनाथ शिंदे आए हैं, तो दैट विल बी वन ऑफ द वीकनेस फॉर शिवसेना. एनसीपी की एनसीपी हैज ऑलवेज बीन अ ग्रासरूट्स पार्टी. जब वो महाराष्ट्र में आई, उनका मतलब लोकल अगर आप बिजनेसेस देखोगे, जो कोऑपरेटिव्स हैं या मिल्क डेयरी का जो इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशंस है, सो इनमें शिवसेना वाज ऑलवेज अ ग्रासरूट्स, एनसीपी वाज ऑलवेज अ ग्रासरूट्स पार्टी इन दैट. बट उनमें भी एक फैक्शनलिज्म अभी हो गया है. सो अजीत पवार के साथ एक बड़ा तबका भी एनसीपी का जब वो इनके साथ आ गया है, दैट आल्सो मींस कि probably it is a disadvantage to Congress NCP faction. However, NCP का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड is शरद पवार, Right. who has been and continues to be a major face in Maharashtra politics. Right. He has capability, वो elections turn कर सकते हैं even today. So how will that play out is something no one knows. मतलब लोग बोलते थे कि आफ्टर 2019 में जब they lost the elections, मतलब वो बोल रहे थे कि शायद एनसीपी विल नाउ डिसअपियर, वो खत्म हो रही है या फिर इवेंचुअली वो कांग्रेस में सबज्यूम हो जाएगी. बट इवन आफ्टर दैट आई थिंक शरद पवार वाज एबल टू, उन्होंने पूरा एनसीपी को रिवाइव करने का ट्राई किया. टू लॉट एक्सटेंट ही इज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. सो दैट इज एनसीपीज बिगेस्ट स्ट्रेंथ टुडे. वो ग्रासरूट्स के लिए लोगों को आज भी ही कैन रिवाइव देम. So we don't know how far Ajit Pawar will be able to appeal the way Sharad Pawar did. उनका जितना अपील है, उनका अजित पवार उनका वो अपील कर, of course he is young, उनके साथ काफी लोग आए हैं, but that is going to be a interesting battle to see. I think सब में अगर कोई पीछे रह गया तो वो कांग्रेस है. कांग्रेस इज nowhere. आप उनको स्टेट लेवल पे देखोगे तो उनका स्टेट लेवल पे लीडरशिप नहीं है. जो उनके लोग लॉयल लोग थे वो छोड़ के जा रहे हैं. नेशनल लेवल पे उनका लीडरशिप नहीं है. मतलब आज भी अगर आप देखोगे तो कांग्रेस का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में है. वो स्टेट इलेक्शंस के बाद स्टेट इलेक्शंस हार रहे हैं. नेशनल लेवल पे भी उनका जो इन्फ्लुएंस होता था वो इन्फ्लुएंस है नहीं. यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी शायद वो एट द मैक्स वो लोग थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं सीट जीतने के लिए, बट ऑन इट्स ओन उनके पास बार्गेनिंग पावर कितना है, इट्स नो वन नोज. सो आई थिंक इट्स द वीकेस्ट लिंक राइट नाउ विद कांग्रेस. फाइट जो होगा वो हाउ फार द अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे आर एबल टू काउंटर द, क्योंकि इन सब का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस वो भी है जो कुछ भी हो जाए वो दे विल नॉट मूव. जैसे जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ है वो उन्हीं के साथ रहेंगे. सो इनके तो डिसाइडर वो रहेगा कि कौन कितना स्विंग कर सकता है. तो जो ये स्विंग वोट रहेगा उसके ऊपर आई थिंक अ लॉट ऑफ एम्फेसिस विल बी. So, and this is where identity is going to be very important. How they appeal over social basis, identities both होगा. But it is a multipolar or it's highly unpredictable. मतलब महाराष्ट्र election there was a time when
महाराष्ट्र इलेक्शन यू कुड प्रिडिक्ट कि हाँ ये 2 पोल्स हैं, नाउ देयर इज नो प्रिडिक्शन अबाउट इट. सो राइट. तो अक्षय, अभी जब कांग्रेस की जब बात आती है, सो आई डू नॉट नो कि ये जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो कितना रेलेवेंट है हमारे पॉडकास्ट के लिए, पर मैंने एक स्टोरी सुनी थी रिगार्डिंग कांग्रेस कि इंदिरा गांधी का टाइम था और गणपति महाराज ने कुछ एक इशू हुआ था जिसकी वजह से उन्हें कर्स किया था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस डिक्लाइन होगी, वो पावर में नहीं रहेगी और उनके जो घर के जो कुछ जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनकी भी अनटाइमली डेथ होगी. तो अभी कह रहे हैं ना कि एक टाइम ऐसा है कि लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हाँ शायद वो कर्स है जो शायद अभी वो दिख रहा है. आई डू नॉट नो वेदर दिस सुपरस्टिशन और मिथ, बट जस्ट बात कांग्रेस को है तो मैंने सोचा चलो ये स्टोरी शेयर कर दूं. मुझे इस स्टोरी के बारे में पता राइट. लेकिन वो खुद के काम से ही आई थिंक इट्स उनका ना लीडरशिप में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ना उनका ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो सिर्फ एक इलेक्शन में दिखता है. सो आई थिंक उनको उनका डिक्लाइन के लिए किसी शाप की जरूरत है ही नहीं. आई थिंक खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. अग्री. सो अक्षय, जब अभियान के दौरान जब जातिगत राजनीति, रिलीजियस पोलराइजेशन या तो फेक न्यूज होते हैं, जो फर्जी खबरें होती है, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट मतलब वैसे तो होता ही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, एक आम जनता को कैसे पता चलेगा कि ये फेक है या हमें इसे गलत तरीके से यूज नहीं करना है? बेसिकली हाउ टू अंडरस्टैंड. देखिए, फेक न्यूज का जो मुद्दा है वो पिछले कुछ सालों से काफी इम्पोर्टेंट होते जा रहा है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू मैनिपुलेट पीपल्स ओपिनियन नाउ. हम बहुत इजीली अगर मतलब हम कहते हैं कि हम लोग व्हाट्सएप पे प्राइवेटली चीजें देख रहे हैं या फेसबुक पे या ट्विटर पे, लेकिन हम जो साइट सर्व कर रहे हैं, हम एक साइट पे कितने देर रुके हैं, हम किस चीज को क्लिक कर रहे हैं, हम क्या पढ़, ये सब कहीं ना कहीं नोट होता है और ये एक बहुत बड़ा डेटा पूल बनता है. देयर आर एजेंसी जो इसको स्टडी करके आपको वैसे फीड्स देगा या वैसे रिजल्ट्स आपको देगा जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे पॉलिटिकल पोलराइजेशन इफेक्ट किया जा सकता है. इट्स वेरी सिस्टमैटिकली डन. ये आजकल हो रहा है. पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकता है. न्यूज अगर पूरी फेक भी ना हो, लेकिन अगर मैं कुछ पार्ट न्यूज का दिखाऊं या फिर हाफ ट्रूथ इज इक्वली डेंजरस देन फॉल्स, तो उतना भी मैं अगर दिखाऊं तो भी इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो आई थिंक और टेक्नोलॉजी अगर एग्जिस्ट करती है तो लोग उसको यूज करेंगे. वी कांट ब्लेम द टेक्नोलॉजी एंटायरली. ऑब्वियसली उसको एथिकली यूज करना चाहिए, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करता है, अगर कोई किसी को उससे प्रॉफिट हो रहा है तो दे आर गोइंग टू यूज इट. सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर एट आवर एंड. हमको अगर देखना है कि फॉर इंस्टेंस हम लोग कुछ फेसबुक पे या ट्विटर पे कुछ देख रहे हैं तो वी शुड बिगिन बाय द पोजीशन कि ये गलत है, अनलेस एंड अनटिल हम उसको वेरीफाई कर सकें. और आजकल तो यूट्यूब हो या न्यूज चैनल्स हो, उनके पास वो ऐसे फीचर्स रन करते हैं फेक न्यूज को बस्ट करने के लिए, या फिर जो कौन सी चीजों के बारे में आपको कॉशियस रहना चाहिए एंड सो फोर्थ. सो आई थिंक मोर एंड मोर ऐसे फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स और इसकी जरूरत है, बिकॉज विदाउट देम इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट्स होते हैं. अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने गणपति महाराज का एग्जांपल दिया, वी डोंट नो इफ दैट हैज बीन हैपेंड रियली और नॉट. लेकिन अगर मुझे उसके देयर शुड बी नेचुरल स्केप्टिसिज्म. मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा कि हाँ ये सच में सही है नहीं, क्योंकि आज भी एग्जांपल अगर उसका लो, अगर बहुत से लोग होंगे जो इस पे विश्वास करते होंगे, अज्यूम कीजिए, और उनको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पता चली कि नहीं ऐसा कुछ हुआ होगा, एंड दिस जस्ट ट्रस्टिंग इट कि नहीं हम कांग्रेस पे विश्वास कर ही नहीं सकते. सो विदाउट वेरीफाइंग, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ वन न्यूज दे आर ऑलरेडी कलर्ड. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि ये जो भी न्यूज आ रहा है, वी शुड बिगिन विद द पोजीशन ऑफ स्केप्टिसिज्म कि ये गलत होगा, अनलेस मैं इसको वेरीफाई कर सकूं. और वैसे वेरिफिकेशन के काफी ऑथेंटिक चैनल्स हैं, ऑनलाइन है. अब जो फेमस न्यूज पोर्टल्स हैं उस पे उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं. और जब तक आप अश्योर्ड नहीं है, आपके पास क्या आएगा इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप क्या आगे भेज सकते हो इस पे आपका कंट्रोल है. या आप क्या लाइक करोगे या क्या शेयर करोगे इस पे आपका कंट्रोल है. सो अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक वी कैन रिस्पॉन्सिबली प्ले विद दैट. सो बट देखिए, ऑल सेड एंड डन ये होने वाला है. दिस इज गोइंग टू गिव यूज. इट्स अ वेरी हैंडी टूल. हर इलेक्शंस में लोग यूज करते हैं. आईटी पूरा टीम होता है, राइट, ऐसा प्रोपोगंडा, और हर पार्टी करती है. देयर इज नो एक्सेप्शन टू दैट. सो आई थिंक फेक न्यूज इज दैट. अबाउट मनी एंड सी, आई हैव माय ओपिनियन इन टर्म्स ऑफ कि आप कितना भी कर लो, मनी पावर इज गोइंग टू बी देयर इन पॉलिटिक्स. इट्स आप इलेक्शंस जीतना चाहते हो, द आइडियल सिचुएशन इज कि मनी पावर ना हो. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं हूं, मुझे अगर इलेक्शन लड़ना है तो आई शुड बी फ्री इन फाइट इलेक्शन. लेकिन आज मैं अगर सोचूंगा मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उतना पॉलिटिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है.
But to certain extent, this is also there because of the way we approach politics also. So अगर हम लोग ही ज्यादा इस चीज को महत्व देने लगेंगे कि किसके पास ज्यादा, लेट्स से किसके पास ज्यादा लोग हैं, कौन मुझे ज्यादा अपीज कर सकता है, इफ दैट इज द रीजन हम वैसे अगर वोट करेंगे तो आई थिंक देयर सम फॉल्ट लाइज विद इन अस आल्सो. आपने इवन कहा कि कितना धर्म और कास्ट भी इंपैक्ट करता है इलेक्शंस में. सी दिस इज इक्वली रेलेवेंट. मतलब आप आइडियल सिचुएशन होगा कि धर्म और रिलीजन इफेक्ट ना करें, बट दिस कम्स फ्रॉम सोसाइटी. हम इलेक्शंस, पॉलिटिक्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. अगर सोसाइटी में कास्ट, हम आज भी देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज तो है ही, मतलब जब वो टिकट्स देते हैं इलेक्शंस के, उनका पूरा डेमोग्राफी का स्टडी होता है. कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने एक्स कास्ट के हैं, कितने वाई कास्ट के हैं, तो चलिए ज्यादा है तो मैं इस बंदे को टिकट दूंगा एंड सो फोर्थ. सो दिस आर द कैलकुलेशंस व्हिच ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डू. बट दिस इज ऑल्सो बिकॉज हम भी वैसे वोट कर रहे हैं. सो वी ऑल्सो लुक एट कि नहीं, मैं इसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, ये मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और ये मेरी राइवल कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मैं इसको वोट ना दूं. सो इफ सोसाइटी इज ऑल्सो थिंकिंग लाइक दैट, तो हम वी कांट एंटायरली ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज. उनको तो जीतना है, मतलब दे आर नॉट देयर टू डू जस्ट चैरिटी, दे वांट टू विन इलेक्शन, सो दे आर गोइंग टू यूज. लेकिन अगर हम भी वैसा सोच रहे हैं, और मेरे ख्याल से हमेशा वो गलत के नजरिए से भी नहीं हम देख सकते. जैसे अगर मुझे किसी कम्युनिटी का बेनिफिट करना है, इफ देयर इज अ कम्युनिटी जो अंडर प्रिविलेज्ड है, मैं चाहता हूं कि उस कम्युनिटी को एज अ कम्युनिटी फायदा हो, तो मुझे एज अ कम्युनिटी ही उसकी बात करनी पड़ेगी. या फिर अगर मुझे मेरे कम्युनिटी को एडवांटेज, तो मैं एज अ कम्युनिटी ही निगोशिएट करूंगा पॉलिटिक्स में. सो और या फिर किसी रिलीजियस कम्युनिटी, कुछ रिलीजियस इश्यूज है, जैसे सबरीमला का इशू था जो कोर्ट में भी गया. अगर सबरीमला के इशू के ऊपर बात करना है तो मैं इंडिविजुअल के लेवल पे बात नहीं कर सकता, मैं एज अ कम्युनिटी ही बात करना पड़ेगा. सो आई थिंक टू सर्टेन एक्सटेंट इश्यूज भी कम्युनिटी बेस्ड होते हैं, तो इलेक्शंस में भी वो वैसे फ्रेम होंगे. सो इन दैट सेंस इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ दैट. वो हमेशा गलत ही होगा ऐसा नहीं, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स इज आफ्टर ऑल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट वी डू. हम जिसको इलेक्ट कर रहे हैं, हम अगर उसी की बेसिस पे किसी को इलेक्ट कर रहे हैं, तो हमको पॉलिटिक्स भी वैसे ही मिलेगी. सो इट्स लाइक अ कैच 22. इसकी वजह से वो है, एंड इट इज impacting else also. So I think whether it is caste, whether it is religion, it's going to impact. Ideally कि हाँ ये मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन politics is not ideal. Politics is much more real. So जो reality है वही उसका रिफ्लेक्शन होगा. And I think the more we progress as a society, हमारा politics भी वैसे ही होने लगेगा. What about money power and muscle power? ये कैसे समझे कि लाइक ये भी यूज हो रहा है काफी हद तक? वो तो काफी यूज होता है. मतलब जैसे अगर हम मनी पावर के बारे में बात करेंगे, तो मनी पावर बेसिकली इज यूज आइदर फॉर मार्केटिंग पर्पस. मतलब जैसे आप कैनवेसिंग कर रहे हो, आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग देखते हैं, वो इट हैज बिकम अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. राइट. तो उसमें काफी पैसा लगता है. आप समझ लो, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख लोग हैं, आपको 10 लाख लोगों तक आपको पहुंचना है, तो अब उसके लिए एक मशीनरी लगेगी. सो यू विल हैव टू स्पेंड मनी. तो एक लेजिटिमेट रीजन है जिसकी वजह से आपको मनी स्पेंड करना है. बट ऑब्वियसली उससे ज्यादा स्पेंड होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मनी पावर को रोकने के लिए, मतलब एक फेयर प्लेइंग फील्ड सबके लिए होने के लिए, इलेक्शन कमीशन हमेशा कैप लगाता है कि इतना आपको पैसा खर्च कर सकोगे. मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन आर्बिट्रली आप समझ लीजिए कि अगर मुझे एमपी का इलेक्शन करना है, तो मुझे अराउंड 50 to 60 लाख की, समझ लो, मुझे उतना अलाउड है स्पेंड करना. बट अगर आप जब लोकल पॉलिटिक्स देखोगे तो हर पॉलिटिशियन बोलता है कि 50 लाख में कुछ नहीं होगा. So they spend a lot. उनको उनके जो कार्यकर्ता है उनको they have to feed them. वो अगर 2 महीने उनके लिए कैनवसिंग करेंगे तो उनका सब उनको देखना पड़ता है. तो ये कुछ लेजिटिमेट रीजंस है, कुछ इलेजिटिमेट रीजंस भी है. बहुत पैसा देके आप लोगों को खरीदोगे, पैसा देके आप सामने की पार्टी तोड़ोगे. These are illegitimate reasons also. Money power is used for some very real causes, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी मनी पावर यूज होता है. अब इसको हम कम कर सकते हैं क्या? तो देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस. वन, आप बोलोगे कि कैंडिडेट कुछ स्पेंड ही ना करे, गवर्नमेंट उनको पैसा देगा, इतना ही पैसा देगा, और उतने पैसे वो स्पेंड करेंगे, वो इक्वली सबको दिया जाएगा. राइट. जिसको हम स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस बोलते हैं. या फिर अब ये अगर आप करोगे तो इसका मतलब है सरकार को इलेक्शन पे भी खर्चा करना है और कैंडिडेट भी करना है. इतना पैसा तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स काफी है, पॉलिटिकल पार्टीज काफी है.
तो दी अदर वे इज कि एटलीस्ट हमको पता हो कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट कितना पैसा खर्चा कर रहा है. सो देयर शुड बी एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द वे पॉलिटिकल फंडिंग इज डन एंड हाउ पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर इज डन. फंडिंग इन टर्म्स ऑफ अगर मैं कैंडिडेट हूं तो मुझे कौन पैसा दे रहा है, मेरे सपोर्टर्स कौन है, मुझे कितना पैसा मिला है, और उसके बाद मैंने एक्सपेंड कहां कहां पे किया है. तो ये पूरा अगर लोगों तक ट्रांसपेरेंटली जाए, जो इलेजिटिमेट पार्ट है वो कम होने में मदद हो सकती है. काफी देशों में ऐसा होता है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब लेजिटिमेटली लोग पैसे कैंडिडेट्स के लिए रेज करते हैं और कैंडिडेट को भी वो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उन्होंने उतना पैसा कहां पे दिया. सो वी ऑल्सो नो कि इसके कैंडिडेट के पीछे कौन है. इससे शायद मनी पावर का इन्फ्लुएंस कम नहीं होगा, लेकिन उसको फेयरली यूज करने के लिए ज्यादा पुश मिलेगा. राइट. सो दैट इज वन ऑफ द वेज. हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि वो चला जाए या फिर वो कम हो जाए, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. इट्स अनरियल टू थिंक लाइक दैट. लेकिन अगर आप देखोगे कि एटलीस्ट इंडिया में उस प्रोसेस को भी ट्रांसपेरेंट करने के लिए कोई रेडी नहीं है. पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे पे एक हो जाएंगे एंड दे विल. आज भी हमको पूरा पता नहीं होता है कि किसने किसको फंड किया है, कितना फंड किया है, कौन पॉलिटिकल पार्टी कितना एक्सपेंड कर रहा है. वी डोंट नो. एक एफिडेविट साइन होता है, उसमें कुछ फिगर्स होते होंगे और दैट इज इट. सो आई थिंक उसको रेगुलेट किया जा सकता है. मनी पावर को हम लोग खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंसी बढ़ाकर हम उसको रेगुलेट जरूर कर सकते हैं. अब मसल पावर के बारे में अगर बात करें, प्राइमरीली कि आप जिस मतलब कोर्स कितना कर सकते हो. मसल पावर इज प्राइमरीली इलेक्शन फेयर होने चाहिए, इलेक्शन और वॉलेंटरी होने चाहिए. लेकिन मसल पावर में अब फोर्स कर रहे हो इलेक्शंस में, अब वायलेंस हो रहा है. थैंकफुली महाराष्ट्र में वो वायलेंस आज कम हो गया है काफी. एज ए सोसाइटी ऑल्सो वी आर डेवलपिंग एज महाराष्ट्र में. अगर हम देखो तो इट्स प्रोग्रेसिव इन दैट सेंस. लेकिन अब कुछ स्टेट्स हैं, जैसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल में होता, काफी वायलेंस वेस्ट बंगाल में हुआ है. कुछ और स्टेट्स में, इवन बिहार में उसके हिस्ट्री है, सदर्न स्टेट्स में भी कहीं कहीं उसका काफी वायलेंस होता है. केरला में भी हमको लगता है कि शायद वो काफी प्रोग्रेसिव स्टेट्स है, लेकिन वहां पे भी जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो काफी वायलेंट कभी कभी हो जाता है. सो आई थिंक दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि हम कितने अच्छे लोगों को इलेक्ट करके दे रहे हैं. अगर हम ही ऐसे लोगों को इलेक्ट करके दे रहे हैं कि भाई ये बाहुबली है, ये यहाँ का बिग शॉट है, इसलिए हम उसको वोट कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिक्स परपेचुएट होती रहेगी. अगर हम इलेक्ट भी ऐसे लोगों को कर रहे हैं कि वो थोड़े क्लीन है, तो आई थिंक दैट शुड ऑल्सो टेक. आई थिंक प्रोग्रेसिवली हम लोगों ने वहां पे मूवमेंट की है, लेकिन एज अ सोसाइटी ऑल्सो वी हैव टू. जैसे बहुत बार कहा जाता था कि बिहार में तो काफी लोग इलेक्शंस जेल में बैठ के भी लड़ते थे. अभी लॉज आ गए हैं जिनके हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन स्टिल मैनिपुलेट इलेक्शंस. तो आई थिंक इट इज अगेन रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी वोट. तो प्रोग्रेसिवली दैट इज, यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेट मशीनरी का बहुत रोल है. हाउ फार इलेक्शन कमीशन एंड गवर्नमेंट सीरियसली टेक्स एक्शन अगेंस्ट द पीपल हु मैनिपुलेट. बट progress, at least in Maharashtra, I think we have been better for considerable years now. Agree, makes sense. So अक्षय, अभी महाराष्ट्र जो है वो काफी प्रोमिनेंट स्टेट है हम भारत देश का, एंड इवन हम मुंबई को भी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं. तो जब उसके इश्यूज की बात आती है, वो सीरियस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, इंटेंस भी है. तो जब ये इतनी सारी बातों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से महाराष्ट्र को किस तरीके के नेतृत्व की जरूरत है? नेतृत्व की हम अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि अभी जो पहले जो बाइपोलर कॉन्टेस्ट था वो अभी मल्टीपोलर हो गया. मतलब जो दो पोल्स हम देखते थे वो भी डिसअपियर हो गए. सो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं है जिसने, मतलब 2019 से 2024 तक, पहले उद्धव ठाकरे और एनसीपी कांग्रेस की थी, अभी दूसरी गवर्नमेंट है. तो गवर्नमेंट वो नहीं जिन्होंने 5 साल पूरे किए. तो हम मतलब किसी भी एक गवर्नमेंट को इतना टाइम नहीं मिला है कि वो अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके, एग्जीक्यूट करके उसके एजेंडा पे वोट करें. तो ये जो इलेक्शंस होगा वो प्राइमरीली एस्पिरेशनल इलेक्शन होगा कि हम क्या दे सकते हैं. बताने के लिए चीजें ऑब्वियसली भी सरकार ट्राई कर रही है कि वो उनके डेवलपमेंटल इश्यूज को सामने लाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट करे कि ऐसा डेवलपमेंट इश्यूज है. लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली इस बार वो लीडर क्रूशियल रहेगा जो, क्योंकि ये जो पार्टी मतलब जो टूट के एक दूसरे के साथ आई है, तो इनके साथ साथ इनका वोटर बेस भी शिफ्ट होता है.
और वो वोटर बेस को अगर आपको इंटैक्ट रखना है तो यू नीड अ लीडर जो उस वोटर बेस को अपील कर सके। सो जैसे अगर अजित पवार सेक्शन अगर इनके साथ आए हैं या फिर एकनाथ शिंदे सेक्शन अगर बीजेपी के साथ आए हैं तो उनको एक ऐसा लीडर लगेगा जो इन तीनों सेक्शन को अपील कर सके। राइट। सो वी नीड जो महाराष्ट्र को वो लीडर अभी मतलब जो सक्सेसफुल होगा जो इन पहले तो इनको सोशल, क्योंकि सोशल बेस अब मिक्स हो गए, सबके अलग अलग वोटर बेसिस थे वो मिक्स हो गए, तो वो लीडर जो इन तीनों को अपील कर सके ऐसा लीडर वी विल नीड और वो सक्सेसफुल होगा। हु दैट पर्सन विल बी वी ऑब्वियसली कांट टेल नाउ, बट वो बहुत क्रिटिकल रहेगा कि एक विच इज वाई अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी एंड अलायंस आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एकनाथ शिंदे एज अ फेस। देवेंद्र फडणवीस ने भी बोला था कि हम उनके नेतृत्व में है, ये सरकार भी उनके नेतृत्व में चल रही है। दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट अ फेस जो क्लैरिटी दे। आजकल वो इलेक्शन है वो काफी प्रेसिडेंशियल फॉर्म में हो रहे हैं। यू नीड अ पर्सन, उनको चेहरा चाहिए, लोग उस चेहरे को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको लेके वोट करेंगे। तो फर्स्ट इज कि जो हर सोशल बेस को अपील कर सके, और सेकंड इंपॉर्टेंटली वो लीडर लगेगा जो, क्योंकि अब ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आए हैं जो कि राइवल्स थे, तो अब अगर राइवल्स अगर एक साथ आए हैं तो ऑब्वियसली उनमें कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे, डिसग्रंटल्ड होंगे, उनमें कुछ चीजें होंगी जिनके लिए वो खुश नहीं होंगे। तो सबको एक साथ लेके जा सके, उनके डिफरेंसेस को कंसिडर करके, उनके डिफरेंसेस को एटलीस्ट अकोमोडेट करके, सबको सेटिस्फाई शायद ना कर पाए लेकिन अकोमोडेट करके जो लीडरशिप दे पाएगा, वी विल रिक्वायर दैट काइंड ऑफ, क्योंकि इलेक्शन के बाद एटलीस्ट नाउ ऑल ऑफ अस विल बी होपिंग कि एक सरकार पूरी हो, क्योंकि देखो जब इलेक्शन सरकार बदल रही है तो उसके साथ पॉलिसीज बदलती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है गवर्नमेंट में, वो इम्पैक्ट करता है आपके पब्लिक पॉलिसी पे। सो एज अ वोटर, एज अ सिटीजन, वी वांट कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, तो उसके लिए हमको ऐसा लीडर लगेगा जो कि इन डिफरेंसेस को सब्ज्यूम करके लीड कर सके। वो कौन होगा ऑब्वियसली वी डोंट नो नाउ, बट अगर आप लीडर बोलेंगे तो आई थिंक दीज आर टू इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, वही जीत पाएंगे जो, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में भी यू रिक्वायर अ कंसोलिडेटेड फ्रंट, दोनों ग्रुप को, वेदर इट इज उद्धव ठाकरे, शरद पवार ग्रुप और दी अदर ग्रुप, उनको एक कंसोलिडेटेड फ्रंट लगेगा। राइट। सो जो वो दे पाएगा, आई थिंक दैट लीडर विल बी सक्सेसफुल। अग्री। सो अक्षय, अभी लास्ट टॉपिक, लेकिन हॉट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है मराठा रिजर्वेशन। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि काफी डिस्कशंस हो रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर। तो अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या तो फिर जो सिमिलर एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज है इनको मद्देनजर रखते हुए हम मराठा आरक्षण या तो मराठा जो रिजर्वेशन है उसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में या ब्रॉडर नरेटिव में करें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिविटी, इसमें कहाँ फिट होते हुए देखते हैं? देखिए, मराठा, जैसे आपने कहा कि मराठा रिजर्वेशन इज अ हॉट टॉपिक, ये काफी टाइम से है इसके बारे में। इसके लिए प्राइमरी टू स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं। आप जब सोशल जस्टिस कहते हैं तो बेसिकली सोशल जस्टिस का मतलब वही है कि अगर कोई एक ऐसा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो वैरायटी ऑफ रीजंस, हिस्टोरिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, उसके वजह से अगर वो मुख्य प्रवाह से अलग रह गया है तो उनको केंद्रित करके कभी कभी पब्लिक पॉलिसी बनानी पड़ती है, फिर वो अफर्मेटिव एक्शन हो या इकोनॉमिक एडवांटेजेस हो, कुछ भी हो, तो उनको केंद्रित रख के ताकि वो मुख्य प्रवाह में आ सके, उनके लिए सेपरेट प्रोविजंस होने चाहिए। राइट। सो इस मराठा रिजर्वेशन ये सोशल जस्टिस में आएगा कि नहीं, इसके प्राइमरीली टू स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट का मानना ये है कि वो सोशल जस्टिस नहीं होगा क्योंकि एज अ ग्रुप दे हैव ऑलवेज, एटलीस्ट इन हिस्ट्री दे हैव बीन अ डोमिनेंट क्लास, उनके पास लैंड थी, वो रूल भी उन्होंने एक डिफरेंट एरिया में किया है। हाँ, हिस्टोरिकली बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ रीजंस दे लेफ्ट, अब सेक्शन ऑफ इट लेफ्ट आउट ऑफ द डेवलपमेंट, विच इज वाई आपको उनको वापस लेके आना है। और वहां पे एक और फियर ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशंस मिल रहे हैं उसको मराठा रिजर्वेशन इम्पैक्ट करेगा क्या? जैसे इधर जो अदर्स कम्युनिटीज है जिनको रिजर्वेशंस मिल रहे हैं उनके रिजर्वेशंस इसकी वजह से इम्पैक्ट होंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा फियर काफी लोगों में है, विच इज वाई इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इसके तरफ भी है। दी अदर ओपिनियन इज कि मराठा इज नॉट अ होमोजेनस एंटिटी, एक होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के पास अगर लैंड भी होगी या फिर कुछ लोग रूल भी किए होंगे, बट दैट डजंट मीन कि एवरी कास्ट एज अ होल हैज रूल्ड इट। So there have been people, communities within those who have not been able to get the same benefits.
जो रह चुके हैं, उनके पास लैंड्स नहीं थे, एजुकेशन में भी उनके काफी अंडर प्रिविलेजेस रहे हैं, तो अगर अब उनको इंक्लूड करना है तो यू रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट सपोर्ट टू देट, और मराठा रिजर्वेशन बेसिकली उस लॉजिक से आता है। बोथ ऑफ देम हैव देयर आइडियाज एंड काउंटर आर्गुमेंट्स, बट the reason why it is becoming a hot issue is this is also a very politically relevant class. मतलब इलेक्शंस के से देखेंगे तो ये काफी सिग्निफिकेंट क्लास है जो इलेक्शंस को इम्पैक्ट भी कर सकता है, which is why अगर आप देखोगे तो no political party will ever try to touch it in an adverse way. और जैसे मैंने कहा कि काफी कुछ टाइम से ये चल रहा है, अभी नहीं आया है, और एवरी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें ऑब्वियसली कोर्ट्स भी इन्वॉल्व है क्योंकि देयर आर सर्टेन लॉज कि आप एक्स अमाउंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, अब वो हो गए तो वो उसका अरिथमेटिक कैसे बैठेगा, उसके ऊपर भी डिस्कशंस हो रहा है। बट पॉलिटिकल पार्टीज आर ट्राइंग टू प्ले इट फॉर देयर पॉलिटिकल एडवांटेज, और इलेक्शंस आने तक आई डोंट थिंक कि उसका कुछ निर्णायक होगा। दिस विल बी यूज्ड एज अ बेट, हर पॉलिटिकल पार्टी विल ट्राई टू प्ले विद इट। इसका मेन इम्पैक्ट होता है लोगों के ऊपर जो उसके एस्पिरेशन से देख रहे हैं, राइट। बट बिकॉज इट्स अ वेरी पॉलिटिकली सेंसिटिव एंड फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वेरी रेलेवेंट, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सम टाइम देयर and will be used by political parties also. So अक्षय, आपसे बात कर बहुत मजा आया। Thank you. It has really been a very insightful and a value adding podcast, even for a person like me, क्योंकि पॉलिटिक्स मेरे लिए बहुत ही टफ टॉपिक है, लेकिन आपकी बातें सुनकर अभी मुझे भी काफी इसमें इंटरेस्ट जाग रहा है। Thank you so much. So I'm sure कि व्यूअर्स एंड ऑडियंस को भी पसंद आएगा। डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड इफ यू गाइज आर न्यू आउट ओवर हियर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम और अक्षय जैसे इलीट स्पीकर्स लेकर आ सके। So thanks a lot, Akshay, again.